जरा एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंकों के शेयर्स अचानक ताश के पत्तों की तरह गिरने लगें, रातों रात करोड़ों रुपए दांव पर लग जाएं, मार्केट में खौफ का माहौल हो। और मजे की बात यह है कि ये सब किसी घोटाले या आर्थिक मंदी की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक ऐसे नियम की वजह से हो रहा है जो आज लागू भी नहीं हुआ है। एक ऐसा नियम जो भविष्य में बैंकों के मुनाफे की पूरी सच्चाई को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि आज के बैंकिंग सेक्टर की एक बहुत बड़ी हकीकत है। तारीख है 1 अप्रैल 2027। रिजर्व बैंक का ये नया मैंडेट पूरे 3 साल बाद आने वाला है। एक तरह का टाइम बॉम्ब है ये। फिर भी आज ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे दिग्गज संस्थानों की नींद उड़ी हुई है। अमूमन शेयर बाजार आज की खबरों पर रिएक्ट करता है ना, लेकिन यहाँ 3 साल दूर खड़ी एक डेडलाइन ने आज ही खलबली मचा रखी है। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में गूंज रहा है वो ये है कि जब ये नियम इतनी दूर है तो मार्केट आज क्यों क्रैश हो रहा है? ऐसा क्या बदलने वाला है जो इतने बड़े और स्थापित बैंकों के पूरे बिजनेस मॉडल को जड़ से हिलाकर रख देगा? इस खास विश्लेषण में हम इस गहरे रहस्य के पीछे की सच्चाई को डीकोड करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे भारत का बैंकिंग सिस्टम हमेशा के लिए एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। इस मंडराते हुए खतरे या कहें एक बहुत बड़े बदलाव का नाम है ECL, यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। आसान भाषा में समझें तो RBI अब बैंकों के अकाउंटिंग रूल्स को पूरी तरह से बदलने जा रहा है। अब बैंकों को लोन्स के असल में डूबने या नुकसान होने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि उन्हें भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करनी होगी कि कौन सा लोन डूब सकता है, और उसे डूबने से पहले ही आज ही अपने प्रॉफिट से उस संभावित नुकसान की भरपाई करनी होगी। ये बैंकिंग की दुनिया का एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट है जिसने सबको चौंका दिया है। लेकिन ये इतना बड़ा और भयानक बदलाव क्यों माना जा रहा है? इसे समझने के लिए हमें उस ट्रैप को समझना होगा जिसमें हमारा सिस्टम अब तक फंसा हुआ था। अभी तक बैंकिंग सिस्टम इनकर्ड लॉस मॉडल पर काम कर रहा था। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी ने लोन लिया और 90 दिनों तक लगातार किश्त नहीं चुकाई, तब जाकर बैंक नींद से जागता था। 90 दिन बाद उसे ऑफिशियली डिफॉल्ट माना जाता था और फिर आखिर में जाकर बैंक अपने प्रॉफिट से उस नुकसान की भरपाई करता था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बीमारी के पूरी तरह फैलने और जानलेवा हो जाने के बाद इलाज शुरू करना। और इसी सुस्त सिस्टम ने हमें 2015 से 2018 का वो भयानक बैंकिंग क्राइसिस दिया था। उस दौरान बैंकों ने अपने डिफ़ॉल्ट्स और नुकसान को अंदर ही अंदर महीनों और सालों तक छुपाए रखा ताकि उनके शेयर प्राइसेस ना गिरें। जब तक असली सच्चाई दुनिया के सामने आई, तब तक सिस्टम में अरबों का नुकसान हो चुका था। पूरा का पूरा बैंकिंग ढांचा लगभग कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच गया था। उस दौर ने साबित कर दिया कि ये पुराना तरीका अब और नहीं चल सकता। और यहीं पर रिजर्व बैंक ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाए। पुराना इनकर्ड लॉस मॉडल पूरी तरह से बैकवर्ड लुकिंग था, मतलब सब कुछ लुट जाने के बाद पीछे मुड़कर देखना और अफसोस करना। लेकिन ये नया ECL मॉडल एकदम फॉरवर्ड लुकिंग है। बैंकों को अब आगे की तरफ देखना होगा। उन्हें नुकसान होने से पहले ही उसकी भविष्यवाणी करनी होगी और उस खतरे से निपटने के लिए पैसा आज ही अलग रखना होगा। ये एक तरह का हाईटेक फाइनेंशियल रडार है। लेकिन जरा गहराई से सोचकर देखिए, क्या होगा जब बैंकों को भविष्य देखने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा? वो भी तब जब लोन लेने वाली कंपनी ने अपनी एक भी किश्त मिस नहीं की है। क्या कोई भी बैंक बिना किसी गलती के महज एक आशंका के आधार पर किसी को डिफॉल्टर मानकर अपना मुनाफा कम कर सकता है? ये वाकई बहुत डरावना है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बैंक ने इन्फोसिस जैसी एक बहुत ही सुरक्षित टेक कंपनी को 100 करोड़ रुपए का लोन दिया है। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, लेकिन अचानक दुनिया भर में AI रेवोल्यूशन आ जाता है और ग्लोबल टेक ऑर्डर्स कम होने का खतरा बढ़ जाता है। अब भले ही उस कंपनी का रिकॉर्ड 100% सही हो, फिर भी इस नए रूल के तहत बैंक को तुरंत इस ग्लोबल खतरे को भांपते हुए अगले 12 महीने के संभावित नुकसान का अंदाजा लगाना होगा और उस नुकसान के बराबर की रकम को आज के करंट प्रॉफिट से काटकर तुरंत अलग रखना होगा। है ना हैरान करने वाली बात? अब बैंक ये भविष्यवाणी हवा में तीर मारकर तो करेंगे नहीं। RBI ने इसके लिए एक बहुत ही सख्त मैथमेटिकल फॉर्मूला तैयार किया है। बैंकों को हर लोन के लिए 3 चीजें कैलकुलेट करनी होंगी। पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, यानी लोन के फेल होने की संभावना कितनी है। दूसरा,
लॉस गिवन डिफॉल्ट, यानी अगर वर्स्ट केस में ये फेल हुआ तो एक्चुअल में कितना पैसा डूबेगा। और तीसरा, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, यानी उस वक्त बैंक का टोटल रिस्क कितना होगा। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये प्योर डेटा ड्रिवन कैलकुलेशन है। इस पूरे रिस्क को सटीकता से नापने के लिए नए ECL मॉडल को 3 अलग-अलग स्टेजेस में बांटा गया है और सच मानिए हर एक स्टेज के साथ बैंक का दर्द बढ़ता जाता है। ढांचा इतना सख्त है कि कोई भी खतरा रडार से बच नहीं सकता। शुरुआत होती है स्टेज 1 से, यानी परफॉर्मिंग लोन्स। ये वो लोन्स हैं जिनमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, एकदम हेल्दी। लेकिन अगर इकोनॉमी में कोई मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क दिखाई देता है, जैसे दुनिया के किसी हिस्से में कोई युद्ध शुरू हो गया हो, तो इस स्थिति में भी बैंक को अगले 12 महीने का एक्सपेक्टेड लॉस कैलकुलेट करके अभी से प्रोविजनिंग करनी होगी। मतलब एकदम सुरक्षित लोन पर भी अब बैंकों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। फिर आता है स्टेज 2, यानी अंडर परफॉर्मिंग लोन्स, और यहाँ असली सजा शुरू होती है। अगर किसी भी कस्टमर ने पेमेंट देने में सिर्फ 1 से 30 दिन की भी देरी कर दी, तो बैंक को सिर्फ 12 महीने का नहीं बल्कि उस पूरे लोन के लाइफ टाइम का एक्सपेक्टेड लॉस कैलकुलेट करना होगा। जरा सोचिए, सिर्फ एक हल्की सी देरी और बैंक को पूरे लाइफ टाइम का प्रोविजनिंग अमाउंट लॉक करना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। और आखिर में आती है सबसे खतरनाक स्टेज, स्टेज 3, क्रेडिट इम्पेयर्ड लोन्स। ये पुराने सिस्टम का क्लासिक NPA है, जहां 90 दिन से ऊपर का डिफॉल्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ बड़ा बदलाव ये है कि बैंकों को बिना कोई इंतजार किए, बिना किसी रहम के, अपनी आज की कमाई में से पूरे लाइफ टाइम लॉस की भारी भरकम भरपाई तुरंत करनी होगी। कोई ग्रेस पीरियड नहीं। इन 3 स्टेजेस का बैंकिंग सिस्टम पर सबसे बड़ा असर क्या होगा? वो है पेपर प्रॉफिट्स का हमेशा के लिए अंत। जो मुनाफा बैंक अपनी बैलेंस शीट में शानदार तरीके से सिर्फ कागजों पर दिखाते थे, वो इल्यूजन, वो भ्रम अब पूरे तरह से टूटने वाला है। ये प्रॉफिट इल्यूजन आखिर काम कैसे करता था? पहले अगर बैंक को लगता था कि किसी कंपनी का पुराना रिकॉर्ड अच्छा है, तो वो साल के शुरू में ही कागजों पर 10 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर लेता था। मान लिया जाता था कि पैसा तो आ ही जाएगा। लेकिन 3 महीने बाद अगर कोई क्राइसिस आता है और डिफॉल्ट होता है, तो वो कागजी मुनाफा रातों रात गायब हो जाता था। अब नया नियम इस आर्टिफिशियल इनकम को पूरी तरह बैन करता है। जब तक पैसा एक्चुअल में हाथ में नहीं आ जाता, बैंक उसे प्रॉफिट मानकर जश्न नहीं मना सकते। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस। बात सिर्फ मुनाफे तक सीमित नहीं है। ये नया सिस्टम एक और बहुत बड़े लूपहोल को कुचलने जा रहा है, जिसे कहते हैं एवरग्रीनिंग। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग एक क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं, या बड़ी कंपनियां एक बैंक का कर्ज चुकाने के लिए दूसरे से लोन ले लेती हैं। अब ECL मॉडल के तहत बैंकों को खुद इन हरकतों की एक्टिव इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। वो आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते। और अगर कोई इस तरह की चालाकी करता पकड़ा गया, तो नियम बहुत ही सख्त हैं। अब कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर किसी डिफॉल्टर ने सिस्टम को धोखा देने के लिए सिर्फ 1 महीने की किश्त दे दी, तो बैंक उसे वापस से अच्छी लिस्ट में अपग्रेड नहीं करेगा। पुराना बकाया एक एक पैसा चुकाना ही होगा। जब तक पूरा अमाउंट क्लियर नहीं होता, डिफॉल्टर का वो दाग नहीं हटेगा। तो आखिरकार रिजर्व बैंक इतना कड़ा कदम क्यों उठा रहा है? ये एक अल्टीमेट ट्रेड ऑफ है। एक तरफ है शॉर्ट टर्म का भारी दर्द, जहां बैंकों के प्रॉफिट तेजी से गिरेंगे, नया टेक और AI सिस्टम लगाने में करोड़ों खर्च होंगे और वो आसानी से लोन भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म गेन। बैलेंस शीट एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, लेंडिंग डिसिप्लिन आएगा और कोई भी अचानक से आने वाला ग्लोबल शॉक भारतीय बैंकों को आसानी से डुबा नहीं पाएगा। अब ये पूरी तरह स्पष्ट है कि क्यों 2027 के इस नियम से आज ही शेयर मार्केट घबराया हुआ है। ये बैंकों के लिए एक ऐसी कड़वी दवा है जिसे निगलना बेहद मुश्किल है, लेकिन शायद जिंदा रहने के लिए जरूरी भी है। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल छूट जाता है, क्या ये रेडिकल ट्रांसपेरेंसी भारतीय अर्थव्यवस्था को आने वाले कल के लिए एकदम बुलेट प्रूफ बना देगी, या फिर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट का ये क्रैश इतना भयानक होगा कि शेयर मार्केट उसे झेल ही नहीं पाएगा? ये वाकई एक ऐसा विषय है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।